हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास ऑफ रे ऑप्टिक्स वी डिस्कस्ड अबाउट ऑप्टिकल फाइबर विच वाज द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ था। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि देयर वर टू मेन पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। वन इज कॉल्ड कोर, अनदर इज क्लैडिंग। कोर इज द इंटीरियर पार्ट and while cladding is the exterior part of optical fiber. Also, core has a refractive index greater than that of the cladding. ठीक है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है बाहर वाले से। इसी वजह से लाइट जब ट्रेवल करती है तो डेंसर से रेयर जाते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट अंदर ट्रेवल करती है। मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिकल फाइबर को हमने डेली लाइफ में कहाँ देखा हो, तो उसकी वजह से मैंने आपको उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कुछ शो पीसेस होते हैं जहाँ पर फाइन ट्यूब्स होती है, बीड्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स हमने देखी। साथ में अगर मैं बात करूँ कि मेडिकल साइंस के लिए इसका यूज़ किया है, तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक फाइन ट्यूब होती है जिसको आप माउथ के थ्रू अंदर भेजते हैं ताकि इंटरनल ऑर्गन्स की डिटेक्शन और अच्छे तरीके से हो सके। मतलब जब अल्ट्रासाउंड बेसिकली पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं देती है किसी पार्ट के इंटरनल ऑर्गन की, तो एंडोस्कोपी की जाती है। तो एंडोस्कोपी में भी जो पाइप होती है ना, उस पाइप के अंदर फाइन लेजर लाइट होती है और उसका जो पूरा कनेक्शन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। तो खैर, ये तो ऑप्टिकल फाइबर थे। आज एक नया डिस्कस हम करने वाले टॉपिक है हमारे पास है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि, और उससे भी पहले क्लास में बताया था मैंने कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 5 डिफरेंट फार्मूला है जो डायरेक्ट फार्मूला है। उनमें से अब तक मैं आपको 4 का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। फर्स्ट 3 जो थे वो थे क्लास 10 के सिलेबस के। फोर्थ क्रिटिकल एंगल जिसमें आता था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा। और आज हम करेंगे 5th वाला, और उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आपको एनसीईआरटी में इसके ऊपर बेसिस न्यूमेरिकल भी मिलेगा और इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो द न्यू टॉपिक इज आप रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। नाम से क्या पता लगता है? रियल का मतलब एक्चुअल एंड एपरेंट का मतलब होता है इमेजिनरी। तो अब सुनिए, एक बीकर ले लिया मैंने, बीकर या टम्बलर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, ट्रांसपेरेंट था, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। मैं ट्रांसपेरेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि विजिबिलिटी सिर्फ तभी हो सकती है जब हम उसको ट्रांसपेरेंट इमेजिन कर लें, वरना बाहर से हम इस फैक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए कि एक बल्ब था, एक बल्ब मान लेता हूं, यहां पे बल्ब, एक छोटा सा बल्ब था। बल्ब ना मानना चाहें आप तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, जैसे कि कांच का जो ग्लास होता है उसके अंदर आपने पानी डाला और पानी डालने के बाद क्या किया था, कांच के ग्लास में अंदर एक कॉइन डाल दिया, 1 रुपीज का या 2 रुपीज का एक कॉइन डाल दिया आपने उसके अंदर। वो जो कॉइन उसके अंदर था, आप ये देखते हैं कि बाहर से देखने पे कि वो कॉइन आपको नीचे ना होके थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। वो जहां पे नजर आ रहा है पानी डालने के बाद, दैट्स कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। और जब तक उसके अंदर पानी नहीं होता तब वो जहां पे नजर आ रहा होता है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो हमने ये देखा है कि इस इफेक्ट में ये होता है कि कोई चीज जो ज्यादा अंदर थी वो आपको थोड़ी ऊपर नजर आती है। ओके, इसी इफेक्ट को हम बात करना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, आप बल्ब मान सकते हो उसको। लाइट इससे कैसे जाएगी तो हर डायरेक्शन में, लेकिन पहले मैं इसकी बात करता हूं। दिस इज अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, अब ये कॉर्ड कैसे जा सकती है, लाइट यहां से यहां भी जा सकती है। ओके, और यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो मुझे बताओ कि जब ये लाइट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे यहां से जाएगी, ये कौन सा मीडियम था, डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, अंदर वाटर है बाहर एयर। तो व्हेन इट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्या होगा इसके साथ, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जाना एक्चुअली यहां पे था, लेकिन यहां ना जाके क्या होगा, कहीं बाहर चली जाएगी, यहां चली गई, ऐसे नहीं जाके इधर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल था। तो फिर जब आप यहां से इसको देखेंगे तो आपको एक कहां नजर आएगा, यहां से अगर आप अपनी आई से उसको देखते हैं, यहां से
यस, अगर अपनी आई से आप इसको यहां से देखते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो था ना वो आपको यहां नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा यहां, यानी कि इसकी रियल डेप्थ थी और ये इसकी अपरेंट डेप्थ है, यहां का ऑब्जेक्ट यहां नजर आता है। तो क्योंकि लाइट को आप कैसे देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ नाम रख लेते हैं यहां पे, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। साथ में यहां पे कोई पॉइंट मान लेता हूं, लेट दिस पॉइंट इज आई। मैं एक काम करता हूं, कुछ नाम बदल देता हूं, उससे इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको बी सी रह सकते हैं या इसको आप ए बी रख लें, कोई बात नहीं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ओ और आई रखा है। अब सोचिए क्यों, पहले मैंने कुछ और लिखा था लेकिन बाद में मैंने इसको ओ और आई कर दिया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज वेरी सिंपल, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट एंड आई इज फॉर इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज आपको यहाँ नजर आ रही है, तो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा कि ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और आई का मतलब इमेज हो गया, ठीक है। ओके, अब चलिए, अब क्या होता है? अब ये होता है बेटा कि अगर ये नॉर्मल था और ये मेरे पास इंसिडेंट रे थी तो ये एंगल कहलाएगा आई। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपके पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, लाइट यहां गई तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी एंगल आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हमारे पास आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टर के बीच, ये आ गया आर। अब मैथमेटिकल सिमेट्री से देखिए, इफ दिस इज कैपिटल आर, दिस विल आल्सो बी कैपिटल आर। यहां भी कैपिटल आर होगा। क्यों कैपिटल आर होगा? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बिल्कुल क्लियर बात है, ऑब्जेक्ट ने जो इंसिडेंट रे भेजी है उसने नॉर्मल से एंगल बनाया आई, और यही आई एंगल ये आई एंगल के बराबर हो जाएगा बिकॉज़ दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर था तो उसके हिसाब से रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैपिटल आर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर आ जाएगा बिकॉज़ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो हुआ कि हमने एंगल कैसे सेलेक्ट किए। अब सुनो, अब मुझे क्या क्या लिखना है? मैं अगर लिखता हूं लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, यूजुअली हम डेंसर मीडियम को मीडियम 2 मान लेते हैं और रेयर मीडियम को मीडियम 1 मान लेते हैं। तो लाइट जा रहा है 2 मीडियम से फर्स्ट मीडियम। तो हम क्या लिखते हैं इसको? बाय स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ क्या फॉर्मूला निकल के आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहां सेकंड आएगा और यहां 1 आएगा, ऊपर 2 नीचे 1। क्यों, कैसे बताया था मैंने ये बताया था कि लाइट जिस मीडियम में पहले ट्रेवल कर रही होती है उसको ऊपर लिखते हैं और बाद में जिसमें ट्रेवल कर रही होती है उसको नीचे लिखते हैं। ये आपको याद रखना ही है क्योंकि आगे जो हम रिफ्रैक्शन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहां पर इस चीज का बहुत यूज होने वाला है। तो सेकंड मीडियम, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सेकंड मीडियम एंड गोज टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन। यहां पर कौन सा एंगल लिखना है? यहां पर वो एंगल लिखना है जो मीडियम 2 के अंदर बना है। अब मीडियम 2 के अंदर कौन सा एंगल बना है? आप चेक करो, ये मेरे पास लाइट थी इंसिडेंट रे और ये मेरे पास इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पे इंसिडेंट रे इस पार्ट के लिए हो गई और इस वाले पार्ट के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई। तो यहां पर ये आई एंगल जो था ये मीडियम 2 के अंदर बना है और आर कहां बना है? मीडियम 1 के अंदर। तो मीडियम 2 में अगर आई एंगल बना है तो मुझे यहां पे आई लिखना है और मीडियम 1 में कौन सा एंगल बना है? आर। ये हुआ साइन आई अपॉन साइन आर। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी है। ये जो पूरा का पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, ऐसा मैं कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करूं जिससे मुझे साइन आई मिल जाए? तो उस ट्रायंगल का नाम है OAB। ये जो पूरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें आई एंगल आता है और ऑब्वियसली मुझे राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OAB, in triangle OAB, what is the value of sin I? sin I कितना है? sin I की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितने हैं हमारे पास? OB, ठीक है। तो क्या इनमें से किसी चीज की वैल्यू मैं जानता हूं? वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपको ये पता लगे AB अपॉन OB आ गया मेरे पास sin I। अच्छा, मैं sin R लिखूं तो क्या आएगा? sin R इज इक्वल टू R लिखो, ये मिल गया। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे? इन ट्रायंगल
AIB, इन ट्राइंगल AIB साइन R मिल गया आपको, साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस IB, AB अपॉन IB है। तो साइन I मिल गया, साइन R मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस साइन I और साइन R को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनता है, म्यू ऊपर टू नीचे 1 इज इक्वल टू साइन I, इन प्लेस ऑफ साइन I इट इज AB अपॉन OB होल अपॉन, in place of sin R we have AB upon IB, ओके जी। AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचता है IB अपॉन OB, ये। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि बेटा हमारी आई जो होती है उससे लाइट बेसिकली कहां से जाती है, लाइट ऐसा कौन सा पोर्शन ह्यूमन आई का है जहां से लाइट एंटर करती है फॉर द इमेज फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल, छोटा सा होल बीच में। किसी की भी आई, किसी भी पर्सन की आई किसी भी कलर की हो, लेकिन उसका जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। एक्चुअली प्यूपिल कुछ है ही नहीं, इट्स अ होल, नैरो होल जिससे लाइट अंदर जाती है। और अंदर आई कि अंधेरा है, और जब अंधेरा है तो जब झांकोगे वो प्यूपिल के अंदर से तो अंदर का अंधेरा दिखाई देगा, इसलिए प्यूपिल ब्लैक कलर का नजर आता है। क्योंकि हमारी ह्यूमन आई के अंदर, हमारी आई के अंदर कोई बल्ब नहीं जल रहा। अगर ऐसा कभी होता, बाई चांस मान लो ऐसा कभी होता कि मैं किसी तरीके से आई के अंदर एक बल्ब जलाए थे, एक LED जलाए थे छोटी सी, तो प्यूपिल के बाहर ना लाइट निकलती हुई नजर आती, प्यूपिल आपको लाइट देता हुआ नजर आता, ठीक है। इससे क्लियर हो जाता है कि प्यूपिल अंदर के डार्कनेस को देख रहा है, अंदर बिल्कुल डार्क है क्योंकि अंदर कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट कहीं से एंटर नहीं कर रही। तो प्यूपिल ही एकमात्र वो सोर्स है आपके पास जिससे लाइट अंदर एंटर करती है। और प्यूपिल कितना सा होता है, बहुत छोटा सा। तो अगर प्यूपिल छोटा है, ये प्यूपिल जो मैंने बना रखा है, तो वो B पॉइंट और A पॉइंट दोनों को बहुत क्लोज देखेगा। अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को साथ साथ देखना है तो ऑब्वियसली इनके बीच का गैप काफी कम होना चाहिए। तो एज साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, प्यूपिल का साइज क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, देयरफॉर कौन किसके कंपेरेबल होगा, B पॉइंट अगर A पॉइंट के बिल्कुल आसपास नजर आ जाए तो आप किसको किसके बराबर लिख सकते हैं, OB, जो OB हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। और जो IB है, IB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, IB की जगह IA आ जाएगा। मतलब बेसिकली आप B को A से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज आ जाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो क्या मिलता है, therefore from equation 2 we get, from equation 2 we get 2 1 this, first medium with respect to second, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। IB की जगह पे क्या लिखना है आपको, IA लिखना है, अपॉन OB की जगह पे क्या लिखना है, OA लिखना है, ओके। अब आपको पता है ये IA क्या है और OA क्या है, डायग्राम में देखो, O से लेकर A है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक, O से लेकर A तक, ये है हमारे पास रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ये, ठीक है। और सिर्फ इतना पोर्शन बताता हूं, A से लेकर I तक इतना पोर्शन, ये हमारे पास है अपरेंट डेप्थ, क्योंकि आपको नजर यहां आ रहा है अपरेंट डेप्थ। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं OA की जगह पे लिख सकता हूं रियल डेप्थ, तो OA नीचे था, नीचे लिख दिया मैंने रियल डेप्थ, और IA की जगह क्या लिख सकते हैं, IA की जगह लिख सकते हैं अपरेंट डेप्थ, तो ऊपर आ गया अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। अब हमारे दिमाग में बात आएगी कि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, डायरेक्ट हो के आया अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ,
तो आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल उल्टा आ रहा है। उल्टा नहीं है भाई, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला ये बताया था, 2μ1 नीचे 2 ऊपर 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। यहाँ क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। इसमें ऊपर 2 नीचे 1 लिखा है, उसमें ऊपर 1 नीचे 2 लिखा है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे आप लास्ट लाइन इसकी, इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर 2 नीचे 1 ऊपर इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ ये फाइनली आपके पास फॉर्मूला निकल के आया, ये आपके बहुत काम आने वाला है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है बेटा, इसके ऊपर आपको एनसीईआरटी में लेकर मिलेगा और डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या निकल सकता है। एक और चीज निकलती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम एपरेंट शिफ्ट। अब सोच के देखिए कि शिफ्ट का मतलब क्या निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेंट शिफ्ट, क्या मतलब निकलता है। ये रियल डेप्थ थी, यहां का ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा है, तो बेसिकली शिफ्ट कहां से कहां तक हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ना OI, ये शिफ्ट हो गया। इसको मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकता हूं, डेल्टा एक्स, ये एपरेंट शिफ्ट है। यानी कि एपरेंट शिफ्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मान लो कोई चीज 6 सेंटीमीटर की डेप्थ पे थी और अब वो नजर आ रही है 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, तो शिफ्ट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर की जो डेप्थ पे थी वो आपको 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे नजर आ रही है, तो कितना शिफ्ट हुई, इमेज कितनी शिफ्ट हुई, 4 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, 6 - 2। इसी तरीके से अगर मुझे एपरेंट शिफ्ट निकालना है तो मुझे रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं जरा एपरेंट शिफ्ट फॉर्मूला क्या है। तो इसी टॉपिक के साथ आपको ये भी याद रखना है कि एपरेंट शिफ्ट किसको बोलते हैं। एपरेंट शिफ्ट डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा एक्स और फॉर्मूला है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी काम आने वाला है। ये कंसेप्ट जो होता है ये काफी हेल्पफुल होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। इसमें मैं एक काम करता हूं, मैं रियल डेप्थ को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा, इससे पहले कि मैं कोई वैल्यू पुट करूं, मैं रियल डेप्थ को कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे मिलता है क्या, मुझे मिलेगा 1 माइनस, या तो 1 आ गया, माइनस एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये आ जाएगा। अब सोचिए रियल डेप्थ 1 माइनस, जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ये होता है। इसको सिंपली हम म्यू भी बोल देते हैं, अगर 2 और 1 ना लिखना चाहे तो सिंपल म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ म्यू है, ये एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ लिखा है, उल्टा लिखा है। इसका मतलब एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू टू 1। ये इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, डेल्टा एक्स। दिस इज एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया रियल डेप्थ विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब एक बात, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि ये पूरा का पूरा जो है ये वाटर ना होके एक ग्लास की स्लैब दे रखी है, जैसे मान लो ये जो मेरे पास डस्टर है इसको अगर मैं ग्लास की स्लैब मान लूं, है नहीं, मान लेते हैं कि बाई चांस एक ग्लास की स्लैब है, तो ग्लास की स्लैब कैसी होती है, क्यूबॉइड शेप होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर मैं टेबल के ऊपर एक पेपर रख दूं और उस पेपर के ऊपर एक मार्क बना दूं, ब्लैक कलर का एक डॉट बना देता हूं और उसके ऊपर इस ग्लास स्लैब को रख देता हूं, तो क्या होगा, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे वो डॉट थोड़ा ऊपर नजर आएगा, यानी कि वो शिफ्ट हो गया। अब उस केस में व्हाट इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ तो आपको जनरली निकालनी होती है, लेकिन रियल डेप्थ को हम पहले से पता कर सकते हैं। रियल डेप्थ इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब।
क्योंकि जितना ये मोटा है उतना ही तो उसके नीचे रखा है वो। जब वो ग्लास स्लैब के नीचे रखा है तो गैप कितना हो गया, बिल्कुल उतना ही जितना कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ को ऐसी जगह पे हम थिकनेस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ग्लास स्लैब का अगर आपके पास कोई एग्जांपल आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो इन केस ऑफ रियल डेप्थ वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इट बाय थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, दोनों चीजें बिल्कुल सेम होंगी। ओके देन, ठीक। अब बात हुई कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा। अब इससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और बताता हूँ। एक्चुअली मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनको एक साथ ही पढ़ना होता है तो ही बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। तो अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ एक न्यूमेरिकल। बेसिकली न्यूमेरिकल क्या, डेरिवेशन है, और ठीक उसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या था कि लाइट रिफ्रैक्ट हो जा रही थी। अब हम दो कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्रिटिकल एंगल को यूज करेंगे और कुछ जो ये डायग्राम हमने बनाया है उसके कंसेप्ट को यूज करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए। और ध्यान रखें, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है इट्स गुड। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है बाय चांस, तो आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक है उसके अंदर जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको आप टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते जाए। यानी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर बेस्ड आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लें। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं इस बारे में। ठीक है, और इन केस आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा तो भी मुझे बता दो कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास एनसीईआरटी में। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ के क्वेश्चन अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आप मोस्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। बेसिकली आप इतना बढ़िया तरीके से फिर उसको कर पाएंगे। कि होता क्या, नॉर्मली क्या करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग पॉलिसी है। तरीका ये होता है कि पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है उसको आप कर लीजिए, तो आपको बेस्ट क्लियर होगा। क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए डेरिवेशन में, अब न्यूमेरिकल करोगे तो उसका एप्लीकेशन अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए एनसीईआरटी आप साथ साथ करते जाइए। जो भी आपके पास रिफ्रेशर बुक है उसमें इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आप साथ साथ करते जाइए। ठीक है, तब आप बहुत स्ट्रांग होकर चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो मैं बात कर रहा था आपसे। ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है, सेम नहीं है। देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास फिर एक ग्लास टम्बलर था जिसके अंदर यहां कोई बल्ब रखा है। अब इस बार मैं फिजिकली यहां पे बल्ब रख देता हूं। बल्ब, एक बल्ब, छोटा सा कोई बल्ब किसी तरीके से हमने उसके अंदर जला दिया। अब क्या होगा, कंडीशन है कि बल्ब इसके अंदर रखा हो लेकिन आपको बल्ब बाहर से दिखाई ना दे। बल्ब तो जल रहा है लेकिन आप बाहर से देखेंगे तो आपको दिखाई ना दे। तीन बेसिकली कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि बल्ब इसके अंदर था और वो आपको दिखाई देता है बाहर से, बल्ब जल रहा है और वो आपको बाहर से दिखाई देता है। दूसरा कंसेप्ट, आपको बल्ब नजर नहीं आता लेकिन लाइट नजर आती है वाटर के ऊपर। तीसरी कंडीशन, आपको ना बल्ब नजर आता है ना लाइट नजर आती है। और पता है जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये सिर्फ बल्ब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है जो पानी के अंदर रखी जा सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि पानी के अंदर कोई एक स्विमर मान लो बिल्कुल बेड पे चला जाता है, स्विमिंग पूल के बिल्कुल बेड पे चला जाता है, बिल्कुल नीचे, तो ये पॉसिबल है कि आप बाहर से देखें और आपको वो इंसान नजर ना आए, जबकि वो है और पानी भी ट्रांसपेरेंट है उसके बाद भी। अब वो क्या कंडीशन है कि पानी के अंदर रखी हुई चीज आपको बाहर से नजर ना आए, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। और वो तीनों कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कब वो बाहर से नजर आ सकती है, कब सिर्फ लाइट नजर आएगी। जैसे बल्ब था, मैं बल्ब का ही केस ले लेता हूँ कि बल्ब पानी के अंदर रखा हुआ है, जल रहा है, लेकिन बाहर से आपने देखा तो बल्ब की लाइट आपको नजर आती और आपको बल्ब नहीं नजर आ रहा है। दूसरे केस में आपको बल्ब नजर नहीं आ रहा लेकिन बल्ब की लाइट नजर आ रही है। तीसरे केस में आपको ना बल्ब नजर आएगा ना बल्ब की लाइट। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये बिल्कुल पिछले केस की तरह। अब सुनिए, मैं कुछ चीजें यहां बनाऊंगा
और फिर उसको मिटा दूंगा, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बनाऊंगा नहीं। लेकिन पहले मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना चाहता हूँ कि किस केस में ये तीनों केसेस होंगे जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। पहला केस, अगर मैं इसको ऐसे भेजता हूँ और लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था, काफी कम, तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगी। जब आप यहां से इसको देखेंगे तो आपको ये बल्ब भी नजर आएगा और लाइट भी नजर आएगी। अब दूसरा केस, अगर मैं इसको यहां से लिखता हूं, एंगल और बड़ा हो गया, अब ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो लाइट इस टाइम यहां जाएगी सरफेस के ऊपर, और अगर सरफेस के ऊपर लाइट चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट बाहर नहीं निकली। अगर लाइट बाहर नहीं निकली तो आपको बल्ब नजर नहीं आएगा, आपको उस केस में सिर्फ लाइट नजर आएगी पूरे एक एरिया के ऊपर, मतलब पानी चमकता हुआ नजर आएगा लेकिन बल्ब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके। तीसरा केस, अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाता हूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बनाता हूं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो आपको पता है इस केस में लाइट अंदर चली जाती है, और लाइट अगर इस केस में अंदर चली आ गई तो मीनिंग क्या हुआ, जब लाइट बाहर गई ही नहीं तो देखोगे क्या, दिखेगा ही नहीं, यानी कि आपको ना बल्ब नजर आएगा ना बल्ब की लाइट, क्योंकि लाइट अंदर ही अंदर बेंड हो गई। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट अपनी 100% इंटेंसिटी के साथ अंदर ही अंदर बेंड हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इस केस में जहां पे TIR हुआ है आपको यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। नो का मतलब ना तो बल्ब नजर आएगा आपको और ना आपको लाइट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ बल्ब और एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो मैंने बल्ब का सिंपल एक सिंबल बना दिया, एक सिंबल बना दिया बल्ब और एक लाइट, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, दूसरे वाले केस में मैं बनाता हूँ बल्ब और लाइट, तीसरे केस में बनाता हूँ बल्ब और लाइट। अब इन तीनों केसों में क्या हुआ, पहले केस में आपको बल्ब भी नजर आएगा, लाइट भी नजर आएगी, दूसरे केस में आपको लाइट तो नजर आएगी लेकिन बल्ब नजर नहीं आएगा, तीसरे केस में आपको लाइट और बल्ब दोनों ही नजर नहीं आएंगे, ना लाइट ना बल्ब। देखा कितनी कमाल की बात है। यह सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। सामने से देखोगे तो नहीं नजर आएगा, थोड़ा दूर हट जाओगे कम नजर आएगा, और दूर हट जाओगे और कम नजर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि तीन डिफरेंट कंसेप्ट थे। अब इन तीनों में से सिर्फ एक कंसेप्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, जो आपको डेरिवेशन भी आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका न्यूमेरिकल आपको करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से। अब वो कौन सी कैटेगरी हमारे पास, सेकंड कैटेगरी, यानी कि क्रिटिकल एंगल वाली। देखिए अब मैं इस डायग्राम में सिर्फ वो चीज बना देता हूं जो हमारे लिए इस पार्ट के लिए रिक्वायर्ड है। हुआ ये कि मैं केस लेता हूँ क्रिटिकल एंगल। इस बार ये हुआ कि बेटा यहाँ पे लाइट आई, यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, ये एंगल आई था, ये भी एंगल आई था, लेकिन आई स्पेशल आई, ये है IC क्रिटिकल एंगल, ये तो ये भी IC होगा। ओके, लाइट कहाँ जाएगी, लाइट जाएगी सरफेस पर, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जो लाइट होती है ना तो वो रिफ्रैक्ट होती है ना रिफ्लेक्ट होती है, वो सरफेस पे चली जाती है। ओके, अब सुनो, ये IC था, ये भी IC था, साफ पता लग रहा है, जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन किया था, दे आर ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें मैं यहाँ पर एपरेंट इमेज नहीं बना सकता। एपरेंट इमेज क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसको अगर मैं पीछे भी बढ़ाता हूँ तो वो यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता। इसका मतलब इसमें रियल डेप्थ तो हुआ लेकिन एपरेंट डेप्थ का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि बल्ब नजर ही नहीं आ रहा। जब बल्ब भी नजर नहीं आ रहा तो एपरेंट भी कहाँ से नजर आ जाएगा, मेन बात ये। ठीक है, अब देखो आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इल्यूमिनेशन ऑफ द वाटर सरफेस, यानी कि वाटर की सरफेस के कितने पार्ट में लाइट की चमक आएगी। और ये ऑब्वियस है कि लाइट जब यहाँ पे बल्ब होगा और लाइट इस तरीके से निकलेगी तो आप सोचो कि लाइट कौन सी शेप बनाएगी। सोचिए, ये बल्ब अगर है, ठीक है, तो लाइट कैसे फैलेगी बल्ब से, लाइट बल्ब से ऐसे फैलेगी, ऐसे। ये कौन सी शेप है भाई, ये जो शेप है कौन सी शेप है, दिस इज कोनिकल शेप, कोन बनेगा, कोन, जिसका बल्ब यहाँ पर होगा नीचे, तो कोन बनेगा। और जब ये कोन बनेगा तो ये कोन कोनिकल शेप कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ये
मुझे हालांकि सिर्फ एक पार्ट से मतलब है, इसलिए मैं दूसरे पार्ट को डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि लाइट यू करके ऐसे फैल जाएगी, इसका मतलब एक कोनिकल पार्ट पूरा एलिमिनेट होगा। अब ये जो कोनिकल पार्ट एलिमिनेट होगा, ये आपको इसका एरिया चाहिए। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो पहले मुझे इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कोन बन तो रहा है लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर सिर्फ एक सर्कल बन रहा है। तो जो एरिया ऑफ एलिमिनेशन आप निकालेंगे वो कोन का सरफेस एरिया ना होकर सर्कल का एरिया होगा। ठीक है, तो सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास आर रेडियस हो गई एंड एच इज व्हाट, एच मान लेता हूं उसको मैं, इसकी हाइट, इसको हम डेप्थ भी बोल सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली रियल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, एच ये हो गया, आर ये हो गया। अब जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसी के बेस पर हम चीजों को करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले में अगर मैं 10 IC निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, 10 IC, और जानबूझ के मैं 10 IC की बात क्यों कर रहा हूं? 10 IC की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 IC अगर मैं निकालता हूं तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। मुझे दोनों चीजें पता है, परपेंडिकुलर r पता है और बेस h पता है। तो अब देखिए हम क्या लिखते हैं, मैं यहां नाम लिख लेता हूं, दिस इज O, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB 10 IC। देखो मैं जनरली OAB लिख रहा हूं, उसको टेक्निकली हमको इसको AOB लिखना चाहिए क्योंकि बीच में हम वो पॉइंट लेते हैं, यहां पर बेसिकली एंगल बना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सिंपल अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, इन ट्रायंगल OAB तो 10 IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर था AB अपॉन बेस था A। अब AB की वैल्यू आपके पास R है और AO की वैल्यू हमारे पास क्या है, H। 10 IC की वैल्यू मेरे पास आ गई R अपॉन H। ध्यान रखिए ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डेरिवेशन करने को आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, और अगर आपको इसका न्यूमेरिकल भी करना है तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेशन कैसे हो के आया था, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वही हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। R ये हो गया, H ये हो गया। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं लाइट का? रिफ्रैक्शन तो हो रहा है बेसिकली, लाइट डेंसर मीडियम था, रेयर मीडियम था, क्रिटिकल एंगल कहीं तो आया, तो इसका मतलब लाइट में 2 मीडियम तो आ रहे हैं यहाँ पे, एक डेंसर आ रहा है एक रेयर। तो रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को लगाया जा सकता है, और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट का जो बेसिक चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास स्नेल्स लॉ। तो हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है क्योंकि हमको फॉर्मूले में म्यू भी लेके आना है। ठीक है, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसमें बढ़े हैं कैसे। 10 IC मेरे पास आ गया, अब मैं 10 IC को लिखना चाह रहा हूं साइन IC अपॉन कॉस IC। ये सही है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो tan IC था तो sin IC अपॉन cos IC आ गया। अब c को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूट। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं, चलो sin IC अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर IC इज इक्वल टू r अपॉन h। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैं जानबूझ के sin की फॉर्म में लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि sin IC का म्यू से एक रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin IC। ठीक है ना, ओके, तो ये sin IC मेरे पास आ गई, और हम IC की फॉर्म में ही क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का ही तो कंसेप्ट लग रहा है डायग्राम के अंदर, इसलिए मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ रहा है, अब sin IC, अब यहां पर हमारे पास इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ऑल्सो एक चीज हमको पता है कि sin IC जो होता है वो 1 अपॉन म्यू होता है। इक्वेशन नंबर 2 ये हमने पढ़ रखा था, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin IC, दैट मींस sin IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं आपस में, तो sin IC की जो वैल्यू 1 अपॉन म्यू है वो मैं यहां से यहां पुट कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे, therefore from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 sin IC की जगह लिखता हूं मैं 1 अपॉन म्यू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर IC
1 अपॉन म्यू ये हो गया और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसी का मतलब 1 स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ये आप कैसे यूज कर सकते, ठीक है, इज इक्वल टू r अपॉन h। थोड़ा सा और सॉल्व करना है, थोड़ा सा और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ऊपर था 1 अपॉन म्यू और नीचे यहां अब जब एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। ये समझ पा रहे हैं, एलसीएम ले लूंगा तो म्यू स्क्वायर एलसीएम आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 तो मैंने अंडर रूट के अंदर कर दिया और जो डिनोमिनेटर में म्यू स्क्वायर आया था उसको जब मैं अंडर रूट से हटाऊंगा स्क्वायर में जब उसका करूंगा तो म्यू आ जाएगा, ठीक है, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, r अपॉन h, r अपॉन h, दैट मींस क्या बचा हमारे पास, अब मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, हमारे पास बचता है r अपॉन h इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, r अपॉन h हमारे पास आ गया, r अपॉन h इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान रखना है m नहीं म्यू है, म्यू, यस। अब r का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इससे, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, इससे r निकल के हमारे पास आ गया h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये तो एक मेन फॉर्मूला निकल गया जिसको हम ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन क्वेश्चन था कि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कितना है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एरिया तो ये होता है सर्कल का एरिया, तो पाई r स्क्वायर एरिया का मतलब ये हो गया कि इसको अगर मैं और आगे सॉल्व कर लूं ये तो क्या निकल के आता है, पाई r का स्क्वायर करना तो आएगा मेरे पास h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा आपके पास म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर एरिया निकालना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखा जा सकता है, मतलब ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने का तरीका है कि आप सीधा इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए और आपको मिल जाएगा। अब आप चेक करो कि ये कितना आसान है, ये इसलिए आसान है कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल देंगे तो उस न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें जरूर देंगे, एक तो देंगे आपको कि डेप्थ कितनी है, बल्ब कितनी डेप्थ पे रखा हुआ है, पानी में कितना अंदर रखा है, ये आपको मिल जाएगा, और दूसरी बात किस चीज के अंदर रखा है, वाटर में रखा है, अल्कोहल में रखा है, ग्लिसरीन में रखा है, जो भी चीज में दे रखा होगा उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, डेप्थ का मतलब h वो आप यहाँ पुट कर दिए और आपको एरिया मिल जाएगा डायरेक्ट। तो रेडियस निकालनी है वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, एरिया निकालना है वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट सिंपल एंड लॉलीपॉप, ठीक है बेटा। तो ये पूरा एक सेगमेंट था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, जितना आपको पूरा पता होना चाहिए, ये पूरा एक ही टॉपिक के अंदर समझिए, और जानबूझ के मैं हर क्लास के अंदर वो टॉपिक एक साथ ले रहा हूँ जो एक जैसे हैं, इनको अगर हम साथ पढ़ते हैं तो ही हमारी बेस्ट नॉलेज होती है, इसको मैं अगर अलग अलग क्लासेस में कराऊंगा तो उसका लिंक चला जाएगा, वो चीज़ आपको इतनी बढ़िया समझ नहीं आएगी। अब ये सारी चीज़ें लिंक थी, इस वीडियो को एक बार आप रेपिटेशन जरूर देखें तो आपको सारी चीज़ों का पता लगेगा कि हम कैसे कैसे इसको करते हैं, डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, और साथ ही में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करना है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल करेगा फिर अनसॉल्व करेगा, हालांकि इसके अनसॉल्व क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं है कि आपको उसके लिए किसी की हेल्प चाहिए हो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। यूनिट का कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखें, इफ रेडियस इज गिवन इन सेंटीमीटर जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, इफ इंस्टेड ऑफ रेडियस डायमीटर इज गिवन कन्वर्ट इट इनटू रेडियस, इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है बेटा, राइट। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत 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 ध्यान आपको अपना रखना है और बहुत एनर्जी के साथ आपको सारी क्लासेस करनी है। मेरी कोशिश ये रहेगी कोई भी क्लास बोरिंग ना हो, क्योंकि देखिए मैं खुद बोर इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी खुद की कोशिश होगी कि आप बोर ना हो, ठीक है, और चीज़ों को हमें स्मूथली लेके चलना है, पूरे जोश से आप मेरा साथ दें हर क्लास के अंदर, और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि उसी जोश के साथ हम फिजिक्स में नंबर लेके आएंगे इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।